नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 जो हिस्ट्री है उसका 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आरंभिक नगर। और जो लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट चैप्टर था, उसमें से आपको यह बताना है कि जो कोल्डी हवा स्थान था वो आज भारत के किस राज्य में स्थित है। कोल्डी हवा किस स्टेट में है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था वो सबने बिल्कुल सही जवाब दिया था, तो आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आप में से कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे, सर अभी जो रीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है उसके लिए हम आरबीएससी वाली किताबें पढ़ें या एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। तो उनके लिए यही जवाब है कि आपको दोनों किताबें पढ़नी है। आरबीएससी के वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ अपलोड कर रखे हैं। और आरबीएससी 6 से 10th अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों को मिला करके अगर आप टाइम देखेंगे तो 95 घंटे के आसपास के वो सारे वीडियो मिला करके हैं जो उनका कुल समय है। तो अगर आप देखना चाहें तो एक वीक के अंदर भी उनको 5-5, 6-7 घंटे देख के या 2-2 घंटे भी रोज देखें तो भी आप आराम से उनको समाप्त कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की भी जो किताबें हैं ये भी आपको पढ़नी है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तो मस्ट है एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना। तो हम पढ़ने वाले हैं आज अध्याय 4, आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो अब आगे है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो ये फैक्ट आपने कई बार पढ़ा होगा कि पहली बार जो है वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में। तो ये पंजाब कौन सा है? देखिए, पंजाब हिंदुस्तान में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पाकिस्तान की पंजाब साइड वाला जो हिस्सा था वहां पर यह स्थान था हड़प्पा। तो चूंकि पहली बार खोज जो हुई इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की वो हड़प्पा से थी, तो इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो उस समय वैसे भी भारत और जो पाकिस्तान है ये दोनों एक ही थे। 1947 में जब विभाजन हुआ तब ये हड़प्पा जैसे जो स्थल हैं ये कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो ये आपने वैसे भी इन स्थलों में पढ़ा है
जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग जो है उसमें आम जनता रहती थी, जिसको निचला नगर रहते थे। और जो पश्चिमी भाग है उसको कहते थे गढ़ी, जिसको नगर दुर्ग कहते थे, तो ये छोटा होता था। और इधर ये लिखा हुआ है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि। तो ये स्थान जो है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि आरंभिक नगर वो ही है। जब भी आप भारत में बात करेंगे कि जो सबसे पहले आरंभिक नगर कौन से हैं, तो वो ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाले जो थे इस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के, वो आरंभिक नगरों में माने जाते हैं। तो ये चित्र बना हुआ है, ये देखिएगा। ये नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावीर, ये हड़प्पा, ये रहा। और ये है मोहनजोदड़ो, ये है चन्हूदड़ो, सोतका को है, और धोलावीरा, सुरकोटड़ा, तो ये तो गुजरात में है। ये चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में है। ये सिंध क्षेत्र जो है इधर का, पाकिस्तान का, उसमें पड़ता है चन्हूदड़ो। और ये राखी गढ़ी और कालीबंगा, तो ये भारत में है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर से दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो कोई विशेष अवसरों पे जो है एक साथ स्नान करने के लिए ये बनाया गया था स्नानागार। और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। पानी जो है वो वहां से पास में कुआं से पानी निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। और आगे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी तो इनमें मैटर भी बढ़ता जाएगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। कालीबंगा के अंदर तो अग्निकुंड है ही है। लोथल जो कि गुजरात में, तो वहां भी अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, स्टोर करने के, जो सामान स्टोर करते हैं उसके। तो ये वो स्नानागार है। ये दो तरफ से ये सीढ़ियां बताई गई है, यहां से और इस तरफ से जो ये वाला हिस्सा है। भवन, नाले और सड़कें, तो ये इधर है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। तो ये इस तरह से मिले हैं जमीन में दबे हुए, ये देखिएगा। इन नगरों में घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो आज भी आप देख लीजिए, आपको इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है घरों में नॉर्मल मिलेगा। एक या दो मंजिलों के व्यक्ति आमतौर पर घर बनाता है। घर के आंगन जो है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, रूम होते हैं, कमरे होते हैं। एक स्नानागार भी होता है अलग से। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो गांवों के अंदर जो है वो घरों में आज भी लोग जो क्या बनाते हैं, कुंड बनाते हैं, ताकि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जा सके पीने के लिए। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी।
ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। तो नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में भी जो अच्छी खासी सिटी होती है, उसमें इस तरह की व्यवस्था मिलती है। हर जगह आज के टाइम में भी आपको इतनी व्यवस्था नहीं मिलेगी जितनी इसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता थी पानी निकास, जो जल निकास की व्यवस्था है। तो ये ढके हुए नाले थे, सीधी लाइन में बनाते थे, हल्की ढाल होती थी ताकि पानी जो है वो आसानी से आगे बह सके। घरों की जो नालियां होती थी वो सड़कों की नालियों से जोड़ देते थे और बाद में वो बड़े नालों में मिल जाती थी। जगह जगह मैनहोल बनाते थे ताकि उनको देखभाल और साफ सफाई की जा सके। तो पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया है, इसीलिए हम इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। आरंभिक नगर इस समय बने, नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। तो ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। तो लिखा पढ़ी के लिए, लिखने के लिए लिपिक होते थे बाबू। इसके अलावा घरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लंबी यात्राएं भी लोग करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्में, किस्से, कहानियां। तो ये इधर जो चित्र बना हुआ है, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ नाला और ऊपर एक कुआं। ये देखिए चित्र में, ये जो बीच में आपको दिख रही है, ये सड़क है और ये घर हैं दोनों तरफ। और यहाँ ये देखिए, ये जो बना हुआ है, ये एक घरों के बाहर। तो नालियां जो है वो सड़कों पे खुलती थी और ये कुआं है घर के अंदर बना हुआ। और ये हड़प्पा की एक मुहर है, ये बाई ओर जो नीचे है एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। तो अब ये क्या लिखा, क्या है इन्होंने, ये मुहर मिली है तो इसके ऊपर क्या लिखा गया है, तो इसको अब तक जो है वो पुरातत्ववादी जो है वो नहीं पढ़ पाए। और दाईं ओर नीचे तो पक्की मिट्टी के खिलौने, तो ये खिलौने हैं और ये मोहर है। तो इस लिपि में ये लिखा क्या गया है, तो इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तो उस समय जो चीजें मिली है हड़प्पा से, वो पत्थरों से शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये सब चीजें आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की बात आएगी तो कई बार वो ऑप्शन में इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है कि लोहा उस समय था कि नहीं था। तो वो लोहे वाला ध्यान रखना, लोहा उस समय नहीं है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज होती है, इस बात को अच्छे से घोट लेना आप। उससे पहले लोहे के बारे में जो है वो नहीं आता कि लोहे का प्रयोग ये करते थे कि नहीं करते थे। तो जब लोहे की खोज ही नहीं हुई थी तो प्रयोग कहां से करेंगे। सबसे पहले मनुष्य ने जो तांबा धातु है उसका प्रयोग किया,
फिर तांबे के बाद में फिर ये जैसे कांसर, सोनार, चांदी, ये सब धातुओं का प्रयोग करते थे। और इसीलिए आप देख लीजिए जो उस समय अगर व्यापार की बात करें, लोहे का कितना बड़ा फर्क पड़ता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो व्यापार उसमें बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब ऐसा नहीं है कि खेती थी नहीं, खेती थी, लेकिन एक तो आप जो हल बनाओगे खेती करने के लिए, एक तो लोहे से बनाओगे, और एक जो हल है वो लकड़ी के या तांबे के इनसे बनाओगे। तो कौन से हल हैं जिससे सही तरीके से खेती होगी? लोहे से। लोहे के जो हल बने होते हैं, फाल जो लोहे का बना होता है, तो बाद में समय के साथ साथ में जब लोहे की जब खोज हो जाती है, तो उसके बाद जो व्यापार है इनके स्थान पर जो खेती थी, उसका महत्व कहीं अधिक बढ़ गया। तो चीजें हमेशा थी, व्यापार भी था, खेती भी थी, लेकिन मुख्य रूप से वहां किस चीज का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण जो रोल था वो व्यापार का बहुत बड़ा रोल था। ये इस तरह की चीजें जैसे ये तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन ये बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे। तो यहां मिली सबसे आकर्षक जो वस्तु में मन के बाट और फलक हैं। तो क्या है ये? इधर देखिएगा, ये मन के क्या होते हैं? ये कई बार नाम आ गया मन के, तो बहुत बेसिक सी चीज है। तो देखिए इसमें से कोई भी जो धातु से बना हुआ, या जैसे लकड़ी का भी हो सकता है, तो गोल या अंडाकार शेप में होता है, और जिसमें होल होता है, यानी जिसको पिरो करके आप माला भी बना सको, इस तरह से। ये देखिए, ये जैसे ये बीच में ये बने हुए हैं, ये यहाँ इस तरीके से। तो इस तरह से मनकों की जो है वो आप माला बना सकते हो, मतलब जिनको पिरो सकते हो, जिनके बीच में होल होता है, इस तरह से। ये मन का पर एक दोहा भी है कबीरदास जी का, आपने पढ़ा होगा कि माला फेरत जुगत भैया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यानी क्या कहते हैं कबीरदास जी, कि जैसे जो कोई व्यक्ति मान लो लंबे समय तक हाथ में ये मोती की माला को लेके घुमाता है, लेकिन जो उसका मन है उसके भाव नहीं बदलते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसको ये हाथ की जो माला फेर रहे हैं, इसको छोड़ करके, और जो मन के मोतियों की माला है, मन के जो मोती हैं, उसको बदलो। इस माला को घुमाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन तो तुम्हारा स्थिर है नहीं। तो उसको हाथ में माला को धीरे धीरे वो मन के गिन गिन के घुमाने की बजाय, जो मन का मोती है उस मन के मोती को घुमाओ, मन के मोती जो है उसको बदलो, यानी उसको फेरो। तो माला फेरत जुगत भैया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। यह आपके लिए हो गया महत्वपूर्ण पॉइंट। इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। तो जैसे बहुमूल्य पत्थर वगैरह हैं या धातु है, उनको तोलने के लिए इन बाटों को बनाया गया होगा। किस पत्थर से? चर्ट पत्थर से बनाते थे। उसके बाद है मध्य में बाएं मनके। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए, और इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से जैसे इनको पिरोया गया, उसमें ये हैं, ये जो देख रहे हैं आप। और मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, और नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। तो ये तो धारदार फलक हैं बने हुए।
आपको किसी भी तरफ से इसको काम में ले सकते हो, इधर से भी पकड़ के काम में ले सकते हो, इधर से भी पकड़ के काम में ले सकते हो। और ये देखिएगा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया। अब ये देखिए ऊपर जो है, तो ये क्या है, कढ़ाईदार वस्त्र। इस तरह के लोग मतलब उस समय भी साज सजावट का ध्यान रखते थे। आज जो आप कपड़े लाते हो, डिजाइनर कपड़े देखते हो कि मतलब जो मैं कपड़े पहनते हैं वो अच्छे से डिजाइन किए हुए हों। तो उस समय भी मोहनजोदड़ो में भी जो है उसमें लोग कपड़े पहनते थे इस तरह से, जो ऊपर से अच्छे से डिजाइन किए हुए होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो आयताकार मोहरें हैं जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबू की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो एक तो 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं पर चिपके हुए मिले हैं। तो और ये तकलियां, ये क्या है, ये फेंस से बनी हुई, वो सूत कताई जो करते थे, किससे करेंगे कताई, वस्त्र बनाएंगे, किससे बनाएंगे, तो इनसे बनाते थे। ये पक्की मिट्टी और फेंस से बनी हुई जो तकलिया होती थी वो सूत कताई का संकेत देती है। आज भी कपड़े बुनते हैं, वो आती है ना वो दो इस तरीके से, वो आपने छोटे बच्चे जब आप पढ़ते थे स्कूल में तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मैम होती थी क्लास की, वो अक्सर एक ऊन का डोरा सा इस तरह से वो होता था, डोरा क्या, ऊन का एक मोटा सा इस तरह से होता था और उसमें से वो सिलती रहती थी उसको, कुछ स्वेटर वगैरह बनाती थी, घरों में भी बनाते थे। तो उस तरह की वो तकलियां जो होती थी सिलाइयां टाइप। फेंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से फिर मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो पत्थर और शंख जो होते हैं ये तो प्राकृतिक तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन जो फेंस होता था जिसको ये आपके सामने देख रहे हो उसको फेंस कहते हैं, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो ये बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाते थे और फिर एक चिकनी परत चढ़ाते थे। तो ये जो फेंस होता था इससे फिर मन के चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन, तो इस तरह की चीजें बनाते थे। तो इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। तो पृष्ठ 36 पर देखो मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जो अभी आपको ऊपर दिखाया था मूर्ति, ये मूर्ति है। इस मूर्ति की बात कर रहा है कि देखिए कितनी बेहतरीन मूर्ति, आज भी वैसी ही मूर्ति है। तो ये दाढ़ी दिखाई गई है चेहरे पे कि उसमें ये पूरा बना कर इतने अच्छे से वस्त्र पहन के, तो किसी बड़े आदमी की या उसकी मूर्ति बनाई गई होगी, उसने बनवाई होगी किसी विशेषज्ञ से। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ
पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। तो इस बारे में पता नहीं चला है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर आप जैसे बड़े चैप्टर हैं तो उनको फिर वो टाइम काफी ज्यादा, जैसे 1 घंटा सवा घंटा तक हो सकता है। तो इतने बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, लगभग 25-30 मिनट के आसपास का एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप इजीली उसको देख के खत्म कर सकूं। तो अभी आगे और है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।